5 मिनट्स वेट करते हैं कि सब अटेंडीज जो हैं वो ज्वाइन कर लें। अभी सिर्फ 9 अटेंडीज हैं। जैसे जैसे करते हैं फिर मैं तब तक बाकी अपनी फाइल्स ओपन कर लेती हूँ। आप लोग भी देख लें तब तक काम अपना। क्विज के मार्क्स मिल गए आपको? यस मैम। कैसा रहा आप लोगों का मैम क्विज? मैम अच्छा रहा, इजी था। बहुत इजी था कि 5 5 3 3 नंबर। तो मैम असल में भला क्या हुआ वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा तो। मैम थोड़ा सा तो हो थोड़े जाता है से लेकिन थोड़ा सा नहीं, ये तो मुझे लगता है बिल्कुल ही थोड़ा हो गया आप लोगों से। नहीं 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 इतना नहीं तो नहीं ना मैम। विच इज जीरो। हाँ जी। मैम असल में भला क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी आपको ही पता था, कंसेप्चुअल है तो एक साथ ही तीन तीन चार कंसेप्ट्स में फिर हो जाता है कंफ्यूज बंदा। अभी मैं कहती हूँ मैंने बुक वाला कुछ कराती ही नहीं हूँ अभी। वो जो बेसिक है ना वो तो अभी बिल्कुल दूर की बात है, वो तो हमने टच भी नहीं की अभी। लेकिन जो कराया है उसमें से 5 4 3 5 4 3 किसी के 10/10 नहीं। कोई एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है जिसके 10/10 मार्क्स हैं। यस मैम। मैम वैसे क्विज आप इजी था। क्विज इजी था, मुझे तो खुद लग रहा था कि मैंने शायद बच्चों वाला ही बना दिया 8 सेमेस्टर के लिए। लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि बच्चे अभी भी वाकई में बहुत ही छोटे बच्चे हैं 8 सेमेस्टर में आके भी। कुछ बातें तो वही जिनके कह लो कि जो हमारी स्टार्टिंग होती है वही थी। कुछ इतना था ही नहीं। फर्स्ट क्विज था, मुझे अपने भी जहन में यही था कि फर्स्ट क्विज है, इसके ये जो आप रखनी है टफनेस वो थोड़ी कम ही रखनी है कि बच्चे कर लें, डरे ना आइंदा कभी क्विज देने से। लेकिन बच्चों ने तो वो बाकी में वो हाल है कि बंदा टफ बनाए ना तो समझ आती है इतने मार्क्स लेने की। लेकिन जब एक आपको चीज़ ऐसी कुछ भी, मैं कहती हूँ अनसीन था ही नहीं उसमें, इस सेंस में नहीं था कि चलो कोई वर्डिंग चेंज थी, कोई बात थी कंसेप्चुअल थी, तो वो भी कुछ इस तरह से पूछी हुई थी कि एट द एंड उसका आंसर उसी में पता चल जाता था स्टेटमेंट में। कि ऐसी कोई बात अगर इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा गया है तो रिलेशन चेक करने को कहा है। अगर रिलेशन गिवन है तो कहा गया है कि बताएं जी क्या एग्जिस्ट करता है। तो मुझे तो नहीं समझ आया कि आप लोग अब ये कहें कि हम तो ऑनलाइन पढ़ते रहे हैं तो इसलिए नहीं हुआ। तो बच्चे ऑनलाइन में मैं पढ़ाती तो उतना ही रही हूँ ना। ऑनलाइन में बल्कि ज़्यादा एफर्ट मेरी ज़्यादा हो जाती है इस सेंस में कि मैंने एक एक चीज़ को दोबारा से स्लाइड फॉर्म में लिखना होता है, करके आप लोगों को देना होता है समराइज्ड करके कि चलें ये एग्जाम्पल तक हाथ से की हुई होती हैं कि चलें किसी तरह तो आपको समझ आए। अब मैं वाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकती तो अपने हाथ से लिखा हुआ मुझे भी पता चले कि मैंने क्या लिखा और ये क्यों आया यहाँ पे। लीस्ट मार्क्स जो इनके मिनिमम मार्क्स आपकी क्लास में 4 हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 9 हैं। रिमशा यूनस 9 मार्क्स और हैं हाफिज़ा आमना इफ्तिखार, इनके हैं 9 मार्क्स बस। 54 की स्ट्रेंथ में सिर्फ इन दोनों ने 9 मार्क्स लिए हैं। तो इसका मतलब है जो असाइनमेंट थी वो तो सबकी कॉपीड थी। असाइनमेंट जो थी वो सबने एक ही बच्चे से कॉपी किया हुआ था और ये बात तो मैंने ऑब्जर्व भी की है कि जो एक बच्चे की गलती है वही सबकी गलती है। सबने वेन डायग्राम में एक ही तरह की गलती की है। ये भी नहीं देखा अगर किसी ने सही किया भी है कि नहीं किया, बस उसकी कॉपी की है ना कि चलो उसके नंबर कटेंगे तो हमारे भी कट जाएंगे, नहीं कटेंगे तो हमें भी मिल जाएंगे। ऐसी बनाई थी ना असाइनमेंट आप सबने? नो मैम। और बाकी खामोश रह रहे हैं, इसका मतलब है बाकियों ने कुछ ना कुछ किया है ऐसा।
आतिका ने तो पूछा था ना, आतिका ही नाम है ना जी। बाकी बच्चों ने तो किया है कुछ ना कुछ इसी तरह का, जो चुप करके सुन रहे हैं कि मैम को पता चल गया। ये सब कौन सा एक्सक्यूज मी मैम। मैम फर्स्ट आपने मतलब एक्सप्लेन करवा लिया था खुद, शायद इसलिए बच्चों का सेम है फिर, क्योंकि वो चार्ट में भी आ गया था। नहीं हाफिजा आमना बच्चे, वहाँ पे जो वेन डायग्राम है ना, आप सबने वही काम किया है जो एक बच्चे ने काम किया है। सबकी वेन डायग्राम की जो सेकंड डायग्राम थी ना वो सेम थी, जबकि सबकी गलत थी। सेकंड तो बनानी ही नहीं थी, सेकंड की तो ज़रूरत ही नहीं थी। जो फर्स्ट वन डायग्राम थी ना जिसमें नंबर्स को मेंशन करना था वो ज़रूरी थी, इसीलिए तो मैंने मार्क्स नहीं काटे मैम आपके, वरना मैं सबके मार्क्स काटती। मैम सेकंड वन तो बनाई नहीं, जस्ट फर्स्ट ही बनाई है, जिसमें मतलब सेकंड तो बनती ही नहीं थी, जस्ट फर्स्ट ही बनती थी, जिसमें आपने जस्ट शो करना था कि कौन कौन से नंबर्स वगैरह हैं। कौन कौन से नंबर्स में कॉल करें जी। यहाँ से मैम कौन जो बता मैंने दूसरी डायग्राम बनाई है वो मैंने अपने नोट्स में ही बनाई थी। जो वो नीचे से प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड हो रही है वो मैं अपने कंसेप्ट के लिए बनाई हुई थी साथ। और वो तो सबने बनाई है, मैं दिखा दूँ अभी? अब कोई कहेगा ना मैम कि मैंने नहीं बनाई, मैंने उसकी खोल के ना, तो आप देखना मैम दिखा मैंने नहीं दूंगी। बनाई, मैंने अपनी बनाई थी। मैंने तो अपने नोट से बनाई थी क्योंकि मैंने खुद बनाई थी, तो वो मैंने अपने कंसेप्ट के लिए बनाई हुई थी। अच्छा, और बाकी जो 40 स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, वो भी अपना बता दें जरा मुझे, किस किस की अपनी अपनी मेहनत थी। मैम मैंने जो आपको गलत किया था, दिखाया था, सेंड किया था, उसी को मैंने ठीक करके किया दोबारा। हाँ हमजा ने और भी मैम शायद पूछा था मुझसे, और आतिका ने मैम भी। मैंने आपको जनरल से चैट में सेंड किया हुआ था। ठीक है, बाकी बाकी बताए ना मुझे, बाकियों को किसने हेल्प आउट किया है? बाकी इतने ब्रिलियंट हैं कि क्विज में वो जीरो हैं और वैसे वो ब्रिलियंट है असाइनमेंट में, है मैम ना? मैम अपने क्लास में भी क्वेश्चन जो है ना क्लियर कर दिया था, तो उसकी एक ही वेन डायग्राम बना के आपको सेंड की थी। अच्छा अच्छा, सलमान ने भी एक भेजी है, नेक्स्ट और किसने एक एक भेजी है? मैम मेरे आमना ने भी वन ही भेजी है, मैं मुझे याद है मैंने एक ही बनाई है कि मैंने जस्ट आपका देखा था। अच्छा, और मैम मैंने भी वन ही बनाई है डायग्राम। सबने एक ही बनाई है, तो मैंने किसकी देख ली है? मैं अभी आपको मैं चेक कराती आप हूँ, जो एक बोल मिनट। रहे हैं ना, आप उनकी खोल के मैम देखें, ये बाकी बच्चे जो नहीं बोल रहे फिर। हम्म, चलो मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट बस। किसी का भी रैंडमली वर्कआउट खोल के देखते हैं कि क्या उसने किया है काम। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, मैम वो जो क्विज में क्वेश्चन था, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन वाला, क्वेश्चन था कि फैमिली के 2 ही चिल्ड्रन हैं, एक बॉय है, ये गिवन था हमें, और दूसरा भी बॉय होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपने 1/3 लगाया हुआ है। लगाया हुआ? हमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, समझ नहीं आई इसकी। मैंने 1/3 लगाया हुआ। मैम यानी उसका यस सोल्यूशन जो मैम, वो गलत करेक्ट किया आंसर है हुआ ना है और 1/3। आपने उसको 1/3 लगाया है, इसकी नहीं समझ आई मुझे 1/3 की। मैं चेक करती हूँ, वो गलती से हो गया होगा, मैं चेक करती हूँ। वो होना तो, मैं एक मिनट निकालूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्विज था प्रोबेबिलिटी का, एक मिनट, ये है क्विज 1। मैं अभी इसको कंफ्यूजन को, वहाँ पोर्टल पे ना वो फॉर्म्स में ना मुझसे गलत वो सिलेक्शन हो गई हो, वो फिर भी चेक कर लेती हूँ। मैम उसका आंसर मेरे ख्याल से 1/2 है, और ऑप्शन मौजूद थी 2/4 की। 2/4 की ऑप्शन थी, 2/4 की। यस यस मैम। मैम, वही सिलेक्ट किया हुआ था, चलिए गलत मैं है एक लेकिन मिनट आपने चेक किया हुआ। करती हूँ, मैं एक मिनट चेक करती हूँ, निकाल के भी चेक करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। मुझे क्वेश्चन पढ़ने दें, फिर मैं आपको, एक मिनट बस मुझे टाइम देंगे। मैम उसका आंसर 1/3 ही था। मुझे चेक करने दो ना, मैं उसका आंसर निकाल के इनको समझा देती हूँ। 1/3, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन,
गिवन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, गिवन दैट मीन्स कंडीशन गिवन है आपको, ठीक है। एक मिनट में साथ साथ इसको सॉल्व करती हूँ। गिवन दैट कि आपको वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय आपके पास, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चिल्ड्रन इज ऑल्सो अ बॉय। अब हमने निकालनी है अदर चिल्ड्रन मैम चिल्ड्रन तो दो ही है ना। ऑल्सो बॉय। बच्चे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये बी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? मैम ये टू कंडीशनल चिल्ड्रन की, प्रोबेबिलिटी एक का मिनट क्वेश्चन एक था। मिनट एक मिनट, कंडीशनल का भी हो तो आंसर क्या, अब वो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी टू चिल्ड्रंस की, कि एक मैम टू फैमिली चिल्ड्रन में के दो सैम्पल स्पेस चिल्ड्रंस हैं मैम टू तो सी आपके वन। पास, नहीं नहीं ना, यही तो बात है कि टू पॉसिबिलिटीज है ना उसके पास, ओ दो बच्चों के यस होने मैम, के क्या है, वैसे बॉय बॉय यानी कि और दोनों गर्ल बॉयज भी, हो सकते हैं। एक और मिनट, गर्ल भी थी। बॉय गर्ल हो सकता है, ठीक है, गर्ल बॉय हो सकता है और गर्ल गर्ल हो सकता है। पॉसिबिलिटीज, टोटल क्या? पॉसिबिलिटीज की बात कर रही हूँ कि किसी यस भी मैम। फैमिली में अगर दो बच्चे हैं तो उनकी क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी मैं गिवन से पहले के क्वेश्चन पे हूँ। ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, अगर उसके किसी भी फैमिली के पास दो बच्चे हैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं। अभी आगे हम नहीं कंसर्न कि बॉय गर्ल क्या कंडीशन वो लगा है, ठीक है। तो क्या बनता है, बॉय 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 गर्ल, जैसे हेड और टेल जब टू कॉइन्स एक साथ होते थे तो उसकी जैसे हम सैम्पल स्पेस नहीं बनाते थे। बना के दिखाऊं यहाँ पे अगर अभी मेरी मैम वर्डिंग से नहीं समझ आ रहा। एक मिनट मैं ना ये मैम विजुअली आपको, हाँ जी आतिका बताएं बच्चे क्या कहना चाह रही हो। मैम कुछ नहीं, मैं यही कहने लगी थी, बना बना दें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी बच्चों की। ठीक है, एक मिनट, ये माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड जो होता है वो ओपन होता है ना, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ स्क्रीन, ठीक है। वो उसको बहुत टाइम लगता है इस तरह से। कौन सी सदी में ओपन होगा। स्टिल नहीं हुआ।
पेरेंट्स ना ओपन करके देखो। ये इतनी ज़्यादा फाइल्स खुल गई। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखें बच्चे, अगर हमारे पास सैम्पल स्पेस हो टू बॉय यानी कि बॉय एंड गर्ल की, टू चिल्ड्रन में पॉसिबिलिटीज आ जाती है आपके पास बॉय की और गर्ल की, ठीक है। अब यहाँ पे आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज ठीक आ रही है? यस मैम, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ब्रेक हो रही है? आवाज ब्रेक हो रही है मेरी आपके साथ? मैम है क्लियर है लेकिन कम थोड़ी। ठीक है। अच्छा ये देखें, बॉय और गर्ल, अब टू चिल्ड्रंस हैं, तो यहाँ पे आपके साथ बॉय और गर्ल उसी तरह जैसे हम हेड और टेल की टू पॉसिबिलिटीज के साथ करते थे काम, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे बॉय और ये गर्ल, फर्स्ट की उसकी पॉसिबिलिटी चाइल्ड की, और ये सेकंड वन की, इसके साथ भी उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज लिखी जाए तो बॉय और ये गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम लिखें तो बॉय और गर्ल पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। और अगर इसके सामने मैं इसके सैम्पल स्पेस लिख दूं, अब मैं पॉसिबल नंबर्स लिखूं तो वो क्या बनेंगे? बॉय वन, ठीक है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, और यहाँ पे गर्ल गर्ल, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास बन गई? 4। एन ऑफ एस आपके पास 4 हो जाता है, ठीक है। सही आएंगे मैम। क्या आएगा? अब क्या आएगा, क्या बताया है? अच्छा, आप क्वेश्चन पे आए, वो कहता है गिवन दैट, जो गिवन है वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, हमें गिवन ये है कि एक ना कोई एक जो बच्चा है वो यानी कि एक जो बच्चा है वो बॉय है ही है, तो हम इनको अब नाम देते हैं। ये आपके पास बी इवेंट है, सॉरी ए इवेंट है, इसमें उसने कहा कि वन बॉय होना ही चाहिए, ठीक है। वन इज बॉय, वन इज बॉय, तो आपके पास फिर बी इवेंट को डिफाइन करें, अदर चिल्ड्रन इज ऑल्सो बॉय। आपने अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंडीशनल वाली, इसमें अब आपने ए गिवन बी नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो आपने बी की निकालनी है कि अदर इज ऑल्सो बॉय, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और गिवन क्या है? ए, वन इज बॉय। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? बी गिवन दैट ए, ठीक है, कि ए आपको बात गिवन है और आप बी निकाल रहे हैं, तो इसका क्या आप करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी लिख लें या बी इंटरसेक्शन ए लिख लें, एक ही बात होती है, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स ही होते हैं ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगी, पहले हम वो निकाल लेते हैं। ए शो कर रहा है 1 इज बॉय, कि एक तो बॉय है ही है। अब हम इसमें ढूंढते हैं कि वो कौन से पेयर्स हैं जिनमें बॉयज का है ही है आपके पास, तो वो कौन से पेयर्स हैं, बीबी, बीजी और जीबी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की 3/4। 3/4, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। अब मुझे ये बताएं कि इसमें तो आपके पास पता चल गया ये है। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बी कहता है अदर इज बॉय। अब हमने वो इवेंट देखना है जिसमें पहला तो बेबी बॉय ही हो तो दूसरा भी बॉय हो। तो इसमें ऐसा कोई है जिसमें आपके पास फर्स्ट वन भी बॉय है और सेकंड वन भी क्या है, बॉय है, इसमें ऐसा इवेंट? मैम पहली वाली है। पहला वाला पॉइंट वो है कि जिसके अंदर जो अदर बेबी है वो भी क्या है, बॉय। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, आप अगर इसकी सैंपल स्पेस बनानी चाहें ना बी वाले इवेंट की, तो बी वाले की बनेगी बीबी और जीबी, मतलब अदर बेबी के ऊपर कंडीशन नहीं है कोई भी, तो क्या है, फिर आप उनका अगर इंटरसेक्शन निकालें तो जस्ट आप ए वालों में से देखोगे कि सिर्फ यही कॉमन पॉइंट बन रहा है आपके पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो है वो क्या आई है आपके पास, 1/4 की, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखो तो क्या आता है आंसर, हाँ जी 1/3। क्या बने, आप बताएं। हाँ जी, अब हैंड रेज करें अगर इसमें भी लग रहा है कि यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए ऑप्शन। अच्छा, जब गिवन दैट आ जाता है ना, मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था जब कंडीशन लग जाती है तब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करते, 1/2 नहीं करेंगे। 1/2 इक्वल चांस नहीं है इसमें, यहाँ पे तो वो इवेंट ही कंडीशन के साथ है, तो फिर हम कंडीशनल निकालते हैं कि कंडीशनल में क्या चीज आती है आपके पास, ठीक है। बात समझ आ गई है कि नहीं आई, अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें बच्चे। पढ़े नेक्स्ट। मैम ये पी बी इंटरसेक्शन ए तो लिख दें। सॉरी क्या कह रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए वो कैसे निकली है 1/4, ये कह रहे हो? आपने लिख दिया मैम, मुझे शो नहीं हुआ। ये मैंने लिख तो दिया, ये पेंट की फाइल पे ये शो नहीं हो रहा, ये पेंट की फाइल है, ये मैंने सर्कल किया है। हमजा आपको नहीं शो हो रहा बच्चे, ये देखो ये रेड वाला सर्कल भी नहीं शो हो रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रैंडम वेरिएबल। आती के बच्चे वो जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके सेंड किए थे ना दोनों, वो आप इन क्लास के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। क्लास के साथ भी कर दें, इनको भी आज इन्होंने खुद तो नहीं पूछना और एक्सरसाइज नहीं करनी उन्होंने। उस एक्सरसाइज के नोट्स का भी मैं बताती हूँ कि कब सबमिट कराने हैं। ओके मैम। यहाँ से हमने, हाँ जी हाँ, मैम उसको असाइनमेंट 2 कंसीडर कर ले, उसका असाइनमेंट 2 कंसीडर कर ले। नहीं वो मेड से पहले लेंगे, वो इंशाल्लाह असाइनमेंट 2 भी दे देंगे, क्या हो गया, हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे, इधर ही हैं अभी बहुत टाइम है। मैं भी वो मैम भाग नहीं जा रहे, मैं वैसे कह रही थी वो भी इतने टफ क्वेश्चन है, 10 सवाल है तो उसका असाइनमेंट कंसीडर कर लेते हैं। नहीं मैं असाइनमेंट में आपको कितने क्वेश्चंस दिए हैं, आपको मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट में, वो तो आपकी एक्सरसाइज है ना बच्चे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ही बेहतर है। कल को किसी को पढ़ाना भी तो पढ़ सकता है, कल को कहीं ऐसे बंदा कहता है हाँ मैंने तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी थी, कभी याद होगी, कभी होगी, वैसे तो बच्चे भूल ही जाते हैं, लेकिन होप सो आप लोग याद रखें इसको,
तो फिर आप लोगों को ये है कि फिर पढ़ाना मुश्किल नहीं लगेगा, अगर समझा अच्छा होगा तो पढ़ाया मुश्किल नहीं है पढ़ाना। और मैथ्स वाले तो वैसे भी कहते हैं कि हम हर फन मौला हैं स्टैट्स में, वो कहते हैं कि हम पढ़ा सकते हैं स्टैट्स। ठीक है, ओके मैम, मैं शेयर कर दूँ। हाँ जी, आप इनके साथ शेयर कर दीजिए। ये एग्जाम्पल होगी थी हमारी, हम कहाँ थे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हो गया था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी हो गया था, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई थी, ये भी हो गया था, जंप शेप होगा, ग्राफ हिस्टोग्राम ऐसे बनेगा, ये भी बात हो गई थी। ये थी एग्जाम्पल शायद, हाँ ये भी होगी थी, कैलकुलेट करना, ये है क्या था। ये पार्ट हुआ था आपका यहाँ तक वाइंड अप, जहाँ पे आपने दोनों पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। अब यहाँ पे मैंने समझाना था, मुझे लगता है ये चीज़ हमारी रह गई थी, ठीक है ना। C हमने एवेलुएट कर लिया था बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी समेशन fx इज इक्वल होता है 1 के। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने C को एवेलुएट किया था। C की एवेलुएशन के बाद हमने P ऑफ I जो गिवन फंक्शन था उसमें C की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया था, तो हमारे पास PDF इस तरह से बन गया था, ठीक है। जो हमारा प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है वो इस तरह से बन गया था। अब हमने इसको यूज करते हुए अपनी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट वन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 में आप i इक्वल टू 0 ले लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल जो x है वो i को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहां i होगा वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, जब तक लैम्डा पैरामीटर डिफाइन नहीं होगा, लैम्डा की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, ये चीज सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। ये अगर आपको नेक्स्ट में आप देखोगे कि आपको पैरामीटर्स भी डिफाइन हुआ करेंगे। अभी जस्ट एक प्रोसीजर है कि अगर C अननोन हो आपके पास किसी PDF या PMF में, तो आप बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट के समेशन fx इज इक्वल होता है 1 के, आप इक्वेट करोगे 1 के और जो अननोन वैल्यू है उसको एवेलुएट कर लोगे और दोबारा उसको PDF में पुट कर दोगे, तो जो न्यू PDF होगा वो ही अब फर्दर यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। अब आप ये देखो कि आपको जो डिफाइन किया है उसकी लिमिट क्या गिवन है, उसने x की यहाँ पे वेरिएशन बताई है, सॉरी i की, i वेरी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इसका एंड आपको नहीं पता, ठीक है। अब इसका एंड नहीं पता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, ये सो ऑन आपके पास आ रहा है। आपने 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 100 टाइम्स भी लिख लो, 100 टाइम तक निकाल लो, लेकिन उसके आगे भी तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको एवेलुएट नहीं कर सकते। इसको एवेलुएट करने के लिए हम लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी इवेंट के होने की गिवन है तो हम ना होने की निकाल सकते हैं, अगर ना होने की गिवन है तो हम उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 इक्वल होता है, अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं इसकी तमाम लेस वैल्यू को और इस नंबर को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन एग्जिस्ट नहीं करता। ये अब यहाँ से बात जो है ना वो बड़ी समझने वाली है, क्योंकि ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करती है तो इधर नहीं आएगी, अगर इधर नहीं होल्ड करती तो फिर इधर आएगी, ये बात याद रखनी है। यानी कि इक्वालिटी, ये जो इक्वल का साइन नीचे आ जाता है ना ये इनइक्वालिटी के, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 2 एक्सक्लूड है तो यहाँ से भी हमने उसको इंक्लूड करके माइनस करना है, ठीक है। जैसे 1 जो टोटल है समेशन, हमने अभी पीछे भी बात पढ़ी है कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होती है तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी वो 1 के इक्वल होती है, तो उसी प्रॉपर्टी पे बेस करती ये बात है कि जो अननोन है उसकी नोन से हम एवेल्युएशन कर लें। क्या होगा आपके लिए, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 में आ जाएगा 0 1 2, ठीक है। आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वही PDF में दोबारा अगेन इसी PDF को यूज करेंगे जो ऊपर वाला है ना, जिसको आपने C की वैल्यू पुट की है, जिसमें आप उसमें दोबारा से वैल्यू को पुट करो और देखो
कि आपके पास आता है कि यानी कि इसमें से वैल्यू निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के लिए करो, x इज इक्वल टू 1 के लिए करो, 2 के लिए करो, और बाद में उनमें एडअप का साइन मतलब एडिशन साइन लगाते हैं और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब हमें तो लेस देन एंड इक्वल टू 2 की नहीं चाहिए थी, हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 की। तो आपने इसको इसमें पुट कर देना है, आपके पास किसकी आ जाएगी, ग्रेटर देन 2 की, और ये एक न्यूमेरिकल नंबर होगा जब आपको लैम्डा जो है वो नॉन होगा, ठीक है, पैरामीटर नॉन होगा इसका। अब वो कहता है द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ p ऑफ a और p ऑफ x। वो कहता है कि ये फंक्शन जिसको हम कहते थे कि ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फंक्शन होता था, ये उस एक स्पेसिफिक नंबर और उससे प्रीवियस तमाम वैल्यूज की हमें क्या देता था, प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करता था। ये वाली प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये इससे कंसर्न कर रही है, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 वाली, यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर और उससे प्रीवियस तमाम जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमें ये फंक्शन क्यूमुलेटिव वाला देता था। अब वो कहते हैं इसको हम इन टर्म ऑफ p ऑफ x कैसे लिख सकते हैं कि ये सम है हमारे पास p ऑफ x i का, ठीक है, जहां तक ये x नंबर जाएगा वहां तक की प्रोबेबिलिटीज को हमने एड अप कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि और प्रोबेबिलिटीज गिवन हो और कहा जाए कि आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू प्रोबेबिलिटीज निकालें या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज निकालें या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करें, तो तब आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। वो कहता है इफ वी हैव, अगर हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज दिस, probability of 2 is 1 by 2, 3 is 1 by 8, probability of 4 is 1 by 8। वो कहते हैं then cumulative distribution function जो होता है आपके पास वो आपको प्रोवाइड करता है आपकी प्रोबेबिलिटीज। अब आपने यहाँ से अपनी रेंज को डिफाइन करना है कि आपका x वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि आपका x वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले रहा है। x क्या है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ से अब आपने क्या करना है, अपना स्प्लिट करना है, ठीक है, अपने डेटा को। कैसे, हर एक पॉइंट पे आप वैल्यू देखोगे। अब यहाँ पे आप पहले फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करोगे बल्कि इससे पीछे से, कि आपने क्या कहा कि जो a है, a इवेंट, उसने कहा ना कि प्रोबेबिलिटी को p ऑफ a की फॉर्म में या p ऑफ x की फॉर्म में लिखें, तो आप p ऑफ x i भी लिख सकते हैं और p ऑफ a भी लिख सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। क्या करेंगे, यहाँ से आप कहेंगे कि 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो बिलो 1 क्या आपको ये फंक्शन वैल्यू देगा। अब बिलो 1 में क्या आ जाता है, f ऑफ 1 के लिए मैं इसको लिखूंगी, यहाँ पे इसको देखते हैं व्हाइट बोर्ड ओपन हुआ कि नहीं, इसको ही कोई इशू हुआ है व्हाइट बोर्ड को, वहां पे तो इतना वो बिल्कुल ही थिन सा है, हो गया, शुक्र है। ये ऊपर क्यों आ रहा है गिव कंट्रोल, ठीक है, मेरी वजह से आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मैंने आपसे अभी बात की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये f ऑफ a का क्या है कंसेप्ट। f ऑफ 1 के लिए अगर मैं इसको निकालूं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, f ऑफ 1 के लिए ये फंक्शन वैल्यू लेगा। अगर मैं जस्ट इसको 1 के लिए एवेलुएट कर, बल्कि इसको f ऑफ 0 करते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से कि f ऑफ 0 मतलब लेस देन 1, ये क्या वैल्यू ले सकता है, ये हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। इसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज लाई करती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 0 ही लाई करती है ना, तो एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन, ये ऊपर जो प्रोबेबिलिटीज गिवन थी यहाँ से इनको कंसर्न लेके चले ना, ये यहाँ से क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गिवन है इनमें से कहीं, हाँ जी, मैथ्स सो गए हैं सारे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो बच्चे बताए ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एग्जिस्ट कर रही है।
नो मैम। यहाँ पे तो नहीं। नो मैम। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपके पास क्या है, 0। तो f ऑफ 0 यानी कि 0 पे आपके पास क्या, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, 0। नेक्स्ट आ जाए f ऑफ 1 पे। ये क्या आपके पास वैल्यू ले रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब क्या करेंगे, आप उनको एड अप करेंगे, ठीक है, इन दोनों को। 0 पे तो कोई नहीं प्रोबेबिलिटी, तो 1 पे आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, 1/4। इसी तरह जब आप x लिख लें या a लिख लें, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपकी मर्जी है, अगर उसने a वेरिएबल यूज़ किया तो आप a यूज़ कर लें, अगर आपके पास उसने x वेरिएबल यूज़ किया तो आप x वेरिएबल को यूज़ कर लें। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू के लिए करेंगे तो आपके पास 0, 1, 2 की आ जाएगी। फिर अगर 3 के लिए करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटी। अब 4 के लिए करेंगे तो आपके पास प्रीवियस वाली तमाम एडअप होती जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ तक आप एंड कर देंगे। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू आपके पास क्यूमुलेटिव फंक्शंस आ गए। उसके बाद आप इनको जब प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास जंप शेप्ड बनेगा ग्राफ। यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक्सीड करें कि 1 to 2 ये बात हो रही है, कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 to 3 भी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, फिर 3 to 4 भी, और फिर 4 to so on इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने ले लिया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। अब है नेक्स्ट बात एक्सपेक्टेड वैल्यू। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ा, नहीं पढ़ा? नो मैम। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी के रेफरेंस से एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास एक कह लो कि आप जितने भी आपकी सैम्पल स्पेस या जितनी भी आपके पास पॉसिबल सैम्पल्स होते हैं, पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, जब आप उनकी प्रोबेबिलिटीज एवेलुएट कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो, फिर आप उनकी प्रोबेबिलिटीज को जब निकालने के बाद उनकी एवरेज लेते हो तो उसको कहते हैं ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। जब उसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि तमाम पॉसिबल सैंपल्स जो आपने लिए हैं तब आपका क्या एवरेज वैल्यू बन रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज दैट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल जो आपके पास आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम होगा, उसी को आप जब स्पेसिफाई करोगे एक वेरिएबल के थ्रू तो उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल की जब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो आप उसमें क्या कंसिडर कर रहे होंगे, तमाम पॉसिबल सैंपल्स, तमाम वैल्यूज अपने रैंडम वेरिएबल की जो वो ले रहा है, फिर उसकी एवरेज बताओगे कि हाँ ये वैल्यू एवरेज वैल्यू है इसकी। तो कहते हैं इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन p of x, then the expectation or the expected value of x is denoted by e of x या expected value of x ही इसको पढ़ा जाता है, लिखा इसको e of x जाता है, पढ़ा इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास इक्वल होती है समेशन x इंटू पी ऑफ x के, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज अ वेटेड एवरेज of the possible values that x can take on each value being weighted by the probability that x assumes it। तो कहता है कि ये आपके पास एक weighted average होती है जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, weighted average मतलब होता है कि हर जो नंबर है x का उसके पास अपना वेट है, अपनी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, उसके पास अपना ही आने का चांस है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की बात करो तो क्या वो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के लिए? या आप मुझे एक बात बताओ, जब आप हेड और टेल कर रहे होते हो
या आप डाई को थ्रो कर रहे होते हो, तो उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, और हर बार ज़रूरी नहीं होता हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स ही हों कि हर एक के पास प्रोबेबिलिटी का चांस एक जैसा ही हो। अभी जैसे आपने बॉय और गर्ल वाली एग्जांपल की है कंडीशनल में, तो आपने क्या अभी बच्चों ने कहा 1/2 चांस होगा, लेकिन नहीं, जब 2 चिल्ड्रन केस आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, वो 1/3 का चांस रखती है बात। ठीक है, तो वो यही बात है कि जब आपके पास x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को काउंट कर लो और देन आप उनकी एवरेज कंप्यूट करो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वेरिएबल आ गया। इसको वैल्यूएट कैसे करते हैं, देखें, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वेयर x इज द नंबर ऑफ हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 2 कॉइन्स को आपने टॉस करना है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इसको यहाँ पे करके आपको मैं बताती हूँ, बल्कि आप खुद ही मुझे साथ साथ ही बताएंगे। सैम्पल स्पेस की समझ आती है सबको कि सैम्पल स्पेस कैसे निकली है? जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर करना आप लोगों ने, ठीक है? हाँ जी बताएं, सैम्पल स्पेस की समझ आती है ना कि कैसे बनी है हेड और टेल? नेक्स्ट में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा कि आपके पास रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। अब हमने x को रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि ये हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है। अब मुझे बताओ आपका x वेरिएबल, ये वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज लेगा, जल्दी जल्दी। और वॉइस की भी मुझे आवाज आनी चाहिए जो आंसर करें मेरे साथ कि आप मैम ये आना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, x क्या क्या वैल्यूज लेगा, सब चुप कर गए। हेड मेरे नंबर्स ऑफ हेड्स, नंबर्स में वैल्यू ऑफ 0। अच्छा नंबर्स में बताओ हेड क्या क्या वैल्यू ले रहा है? 0 1 2 नहीं पता चल रहा कि हेड क्या क्या वैल्यूज ले रहा है। 1 और 2। हाँ जी 1। ये लास्ट में मुझे लगता है लेक्चर नहीं देखते आप लोग। मैम आपने लेक्चर सेंड ही नहीं किया हुआ हमें। नहीं किया मैंने। नहीं मैम इसीलिए तो मसला आ रहा है अभी मुझे। नहीं किसने याद जीआर करवाना ने, था मुझे? जीआर ने। वेयर इज योर जीआर एंड सीआर? सवेरा और फरहान। हाँ जी किधर है? ये वाला लेक्चर आपने नहीं अभी सेंड किया? मुझे किसने याद कराना था, मुझे बताते तो सही कि मैम आपने नहीं लेक्चर सेंड किया, कि मैम ने याद रखना है। सीआर और जीआर का कोई रोल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, स्टार्ट से पीछे चला जाए तो कोई मसला ही नहीं है। नो मैम वो ना प्रोजेक्ट पे इतना काम था याद ही नहीं रहा, इसलिए सॉरी। बस प्रोजेक्ट ही, बस अब स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट तो अब भूल जाओ बाकी दुनिया, है ना। मुझे सब चीजों को साथ लेके चलना, इसमें फेल हो जाओ प्रोजेक्ट में पास हो जाओ फिर क्या बनेगा? आपको मैम तो आप तो फेल ही नहीं करेंगी, है ना। नो मैम वो ना 9 बजे से कंटिन्यू कल क्लासेस थी तो इसीलिए याद नहीं रहा। 5 बजे तक मैम वो एक कैरियर लैब की भी क्लास होती है तो उसका भी इतना काम होता है। और प्रोजेक्ट की मैम रात तक तुम्हारी क्लासेस हो रही होती है। रात तक कितने बजे तक? 10 बजे तक? जो हमारी लैब की जो प्रोजेक्ट की क्लास होती है वो मुझे याद रखा करें ना, वो आप देखो बच्चों को नहीं पता कि रैंडम वेरिएबल के बारे में हमने कुछ पढ़ा है, और बाकी बच्चों में से भी किसी ने पूछना याद था मैम ये क्वेश्चन कैसे है, ये नहीं बताया मैम आपने, शेयर नहीं की, कितनी गलत बात है। मुझे भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैसेज कर दिया करूंगी मैम, सॉरी। हाँ जी लाजमी कर दिया करो, चाहे बाद में कर दो, रात में कर दो, थोड़ी देर बाद कर दो, ताकि मुझे भी याद रहे कि मैं भी भेज दूँ। अच्छा जी देखिए 0, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऐसा इवेंट भी है जहाँ पे हेड बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए ना टेल, तो हेड क्या वैल्यू ले सकता है? 0। फिर क्या ले सकता है? यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो 0 1 तो इसकी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0 1 और 2। अब इस पे आपने फाइंड आउट करनी है। पहले आप इवेंट डिफाइन करते थे, याद है जो सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो मैं आपको एक रैंडम वेरिएबल कहती थी कि ए को नाम दो, इवेंट डिफाइन करो अपना कि ए क्या है, कि हेड 1 टाइम अकर हो रहा है, हेड अकर्स 1 टाइम। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखती थी पूरा, तो वो अब वहां पे ये बात जो मैं इंग्लिश में लिखती थी, अब मेरा जो कंसर्न है उसको मैंने नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया, जो मेरा इंटरेस्ट था उसको मैंने नंबर्स की फॉर्म में ले लिया कि हेड 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि कोई हेड नहीं आता,
हेड के वन टाइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी आपके पास ऐसे इवेंट कौन कौन से हैं जिनमें हेड एक दफा ही आ रहा है, बजाय कि आप उसको यहाँ पे इंग्लिश में या वर्डिंग में लिखो, आप उनको बस एक स्पेसिफाई कर रहे हो नंबर से। तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी, 2/4 इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड देन x इज इक्वल टू 2 के लिए ये 1/4। ये मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हम करके आ चुके हैं कि n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो आगे आप सारा प्रोबेबिलिटी का ऐसे ही पढ़ोगे कि इसके आने का चांस ये है, इसके आने का चांस ये है। नेक्स्ट कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू होती क्या है। इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल है समेशन x इंटू पी ऑफ x। ये डिस्क्रीट केस पे है। जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे ना तो वो लिमिट्स की फॉर्म में इंटीग्रल साइन के साथ होगा। इंटीग्रेशन तो आती होगी आप लोगों को ऑब्वियसली, तो वो इंटीग्रेशन पे चला जाती है बात। यहाँ पे ये समेशन की फॉर्म में रहेगा। समेशन x पी ऑफ x का ये मतलब है कि आपके पास हर x वैल्यू ने अपने p ऑफ x मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। ये देखिए यहाँ पे मैं अब क्या करूंगी, मैं इसको काम को अपने एक टेबलर फॉर्म में अरेंज कर लूंगी। x का कॉलम लिखूंगी, p ऑफ x लिखूंगी, और x इंटू पी ऑफ x लिखूंगी, x इंटू पी ऑफ x लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम मुझे चाहिए, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के आएगा। आप x लिखोगे 0 1 2 और देन यहाँ पे इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, जैसे 1/4 इसकी आई है, नेक्स्ट वन की क्या थी 2/4, नेक्स्ट वन की क्या थी 1/4। अब आप ये चेक करो, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी पूरी होती है। आप इसको एडअप करो तो आपके पास क्या आता है, इस कॉलम को एडअप करो 1। इस कॉलम को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1। तो आप ये चेक करो कि आपकी ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। समेशन p ऑफ x इक्वल होता है 1 के। वो ये बात हम तब के पढ़े हैं कि डिस्क्रीट में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही होगा, लेकिन डिस्क्रीट केस में वो इंटीग्रल के साथ होगा। डिस्क्रीट में जब आप एडअप करते हैं तो आपके पास क्या होता है इक्वल टू 1। तो ये बात यहाँ पर भी पूरी होगी। अब इनको मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे लिखते जाना है। जो इस कॉलम का सम होगा वो आपके पास समेशन के साथ आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बजाय कि आप इसको रो में करो आप इसको कॉलम वाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। रैंडम वेरिएबल क्या है, आपके पास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल हो, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई किया गया, मतलब उसका सम लिया गया हो, उसका स्क्वायर लिया गया हो, उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन बन जाता है कि हम उसको आगे फर्दर एक्सीड कर रहे हैं, उस पर काम वर्कआउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब आपके पास रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, तो याद रखना है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल के फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है सम ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, दैट फंक्शन, बल्कि आप कहेंगे सम ऑफ दैट फंक्शन इनटू p ऑफ x, यानी कि जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होगा वो, और वेरिएबल वो जिसको उसने ऑपरेट करने को कहा होगा, जिसको उसने वैल्यूएट करने को कहा होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, यहाँ पे उसने कहा कि let x denotes a random variable that takes on any value -1, 0, 1 with respective probabilities. Probability of x is equal to -1 equal to 0.2. एक रैंडम वेरिएबल है, कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, -1, 0 एंड 1। अब यहाँ पे हम इसी इंफॉर्मेशन को एक आप कह लो कि कॉलम वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो जाए। फर्स्ट स्टेप में तो आप ये सीखें कि आप इसको कॉलम वाइज एक टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। आप x का आपका वेरिएबल था, ये कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, -1, 0 एंड देन 1। ठीक है, इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटीज को लिखना शुरू करें कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपके पास आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपके पास है 0.2, 1 है आपके पास 0.3,
उसके बाद 0.5, फिर है आपके पास 0.5। अब आपने एवेलुएट क्या करना है एक्स स्क्वायर के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, कि ये एक फंक्शन है आपके पास जिसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है। अब एक्सपेक्टेशन की वही डेफिनेशन क्या कहती है एक्सपेक्टेशन की, कि ये एक्सपेक्टेशन ओपन होती है समेशन, जो फंक्शन जिसकी निकालनी है वो फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल में आएंगे, वो मैं इस वाइट बोर्ड की वजह से इनको कैपिटल लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है कि वो फंक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें मुझे अभी। मैम अगर हम सिंपल एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे तो तब मैम हम लोग यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना p ऑफ x को, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, वेरिएबल के लिए है तो ऐसे ही अगर यहाँ पे x+2 होता, यानी कि आप निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ x+2, फंक्शन है ना रैंडम वेरिएबल का, x+2 के लिए निकालें, तो ये किस तरह ओपन होता, इक्वल टू समेशन x+2 इंटू p ऑफ x। ठीक है, बात समझ आ गई कि फर्क सिर्फ कहाँ आ रहा है, इससे पहले वाली टर्म पे, ये नहीं चेंज हो रहा क्योंकि ये आपके पास एक ही रहता है, प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो एक ही रहेंगी आपके पास। बात समझ आ गई है, करें आगे। यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अब कौन सा कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, फिर आपके पास कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का। ठीक है, मुझे अटेंडेंस का भी याद करवाना। ये अब आप लोग इजीली निकाल लेंगे ना, एक्स का स्क्वायर करते जाए, यहाँ लिखें, फिर उस कॉलम को आपने पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एंड पे जो सम आएगा वो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तब तक ये एग्जाम्पल देखें, मैं आपके साथ ये विंडो शेयर करती हूँ और साथ से आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क करती हूँ आपके साथ। विंडो शेयर करनी है वो है ये वाली। विजिबल है ना अब आपके लोगों के लिए वो एग्जाम्पल, उसको रफली करके देखें, अपने पास कोई भी पेंसिल या नोट है उसके ऊपर करके देखें क्या आप लोगों को होता है, हो पाता है आपसे। मैम ये भी रैंडम वेरिएबल के लिए है होगी ना एग्जांपल। एक्सपेक्टेशन के लिए यहाँ पे x आपका वैल्यूज लेगा 1 2 3 4 5 6। अब उस पर आप प्रोबेबिलिटीज देखो क्या क्या बनती है। प्रोबेबिलिटी तो निकालनी आती है ना कि 1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब एक डाई को थ्रो करोगे। अच्छा जी, क्लास बी अटेंटिव। मोहम्मद हमजा 7002
रोल नंबर 7001 सॉरी यस मैम 7002 2 आयशा रसूल सीआर और जीआर चेक करके बता दें। मुझे लगता है ये तो बंद करके चले जाते हैं शायद बच्चे। 7003 ऑन करके 7003 एब्सेंट मैम 7004 एब्सेंट 5 प्रेजेंट मैम 6 प्रेजेंट मैम 7 7007 एब्सेंट मैम 7008 प्रेजेंट मैम फजीला हैदर प्रेजेंट मैम सुंदर शहजादी प्रेजेंट प्रेजेंट मैम अगुल प्रेजेंट मैम हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट ईमन इमरान प्रेजेंट मैम खान मकसूद एब्सेंट मैम वो उसका मैसेज आया था कि उसकी ना लाइट इशू है। अच्छा एहसान अली एब्सेंट मोहम्मद शहबाज प्रेजेंट मैम तहरीम अरशद प्रेजेंट प्रेजेंट मैम अनीज फातिमा प्रेजेंट हाफिजा सवेरा प्रेजेंट मैम हाफिजा आमना प्रेजेंट ज़ईम अहमद एब्सेंट मैम शीजा महमूद प्रेजेंट मैम हाफिजा इकरा प्रेजेंट माहम सलीम एब्सेंट हाफिजा महमूना प्रेजेंट मैम हफ्सा जमील प्रेजेंट प्रेजेंट मोहम्मद मैम एहसान Yes, प्रेजेंट ma'am. मैम वकार हुसैन Yes, ma'am. मोहम्मद सलमान प्रेजेंट मैम मियां फरहान मियां फरहान सीआर है हाँ जी सवेरा मियां फरहान बच्चे एब्सेंट है प्रेजेंट है मैम प्रेजेंट है सॉरी वो मेरा नेट इशू हो गया था 31 आयशा इकबाल प्रेजेंट प्रेजेंट है खदीजतुल कुबरा प्रेजेंट मोहम्मद अरसलान प्रेजेंट मोहम्मद अरसलान के बाद ये क्या हुआ है अटेंडेंस बैक हो गई है एब्सेंट कौन कौन था पता है यस मैम एब्सेंट एक ज़ईम था और एक एब्सेंट था मैम अच्छी याद है मुझे ज़ईम अहमद था और उससे ऊपर वाला भी तो एक था दो कंसेक्टिव भी तो थे एहसन कौन था एहसन सॉरी मैम एहसन अली एहसन अली और ईमान मकसूद भी और यस मैम ईमान मकसूद और महानूर रोल नंबर बता
Yes, ma'am. Roll number 3 and 4. 1, 3 and 4 मोहम्मद मुजम्मिल भी ठीक है। और roll number 7, ma'am. Arfa Aslam. जी Yes, ma'am. Roll number 7. आज ज़्यादा बच्चे एब्सेंट है, खैरियत है? बाकी क्लासेस भी नहीं ले रहे? नो मैम, आज ना लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। कभी नेट चला जाता है, कभी यानी एरियाज में ना लाइट जा रही है। आज इस वजह से बच्चे एब्सेंट हैं। जी कहाँ पे थे? खदीजा तुल कुबरा, मोहम्मद अरसलान, अरसलान पर थे। अरसलान से आगे मैम लुकमान। खदीजा ठीक है, प्रेजेंट है खदीजा तुल कुबरा। नेक्स्ट उमैर, नेट चला जाता है बार बार। नेट जा रहा है बार बार। आज अटेंडेंस को भी 10 मिनट्स हो गए। हाँ जी, सजावल मुश्ताक, सजावल मुश्ताक, एब्सेंट है मैम। लुकमान शाहिद, प्रेजेंट मैम। तस्लीम, मोहम्मद फ़हीम, मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा मोहम्मद फ़हीम, एब्सेंट मैम। निमरा गुल, प्रेजेंट मैम। मैम। किंजाली, प्रेजेंट। उसामा नसीर, प्रेजेंट। ईमान मसूद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शुएब, प्रेजेंट। मोहम्मद उमैर, प्रेजेंट। मोहम्मद आसिर, प्रेजेंट मैम। आमना शहबाज, प्रेजेंट। शिबा, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। खदीजा, प्रेजेंट मैम। आयशा शफीक, प्रेजेंट मैम। निमरा हमाद, एब्सेंट मैम। ईश्वर रियाज, प्रेजेंट। इरम मकबूल, प्रेजेंट मैम। आसमा असलम। एब्सेंट मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। 46 प्रेजेंट है। ये किसने अस्सलाम वालेकुम किया? मैम हाफिज अब्दुल्ला। 46 हाफिज अब्दुल्ला। जी अच्छा लेट क्यों आए हैं? यस मैम, मीटिंग में ही था। मीटिंग में नेट का थे इशू था, इस वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, इस वजह से। ठीक है, प्रेजेंट है आपका। ठीक है, ओके मैम। अच्छा जी, 8 स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट है, ठीक है, ये याद रखना भी। कोई बच्चा पूछे तो फिर। अच्छा जी, देखिए एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहा है। फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज द आउटकम व्हेन वी रोल अ फेयर डाई। ठीक है, आपने रोल किए डाई को, तो आपको पता है आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, 1 2 3 5 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें इक्वली चांस होता है अगर होने का हर एक नंबर के पास, तो वो 1/6 हर एक की प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, उसको जब आप टेबुलेशन में करो या इस तरह कर लो, या आपकी मर्जी है, आप एक्स को लिखो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम बनाओ, देन आप x इंटू एफ ऑफ एक्स करो या p ऑफ एक्स करो, और उसका सम कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7/2। नेक्स्ट है कि अगर आपको हो गया, फाइल पहले हो गई है और ये फाइल बाद में हो गई है। शाबाश। ये जो है ना, ये फाइल, चलिए मैं इसको सही करके करेक्शन के बाद भेज दूंगी आपको। कर ली। आपको जो है क्या भी बताने लगी थी, ये एग्जाम्पल का जो ये पार्ट है ना, ये बाद में है एग्जाम्पल,
और यहाँ तक जो हमने की है ना, इसका अल्टरनेटिव भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कि इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि पहले आप लेट कर लो वाई वेरिएबल बना लो और देन कर लो। वो करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जिस तरह मैंने कॉलम वाइज बताया ना उस तरह भी कर सकते हो। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये कभी इक्वल नहीं होता एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स होल स्क्वायर के, ठीक है। ये बात तो आप लोग मैथ स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि अगर हम होल का स्क्वायर लें या इंडिविजुअल का स्क्वायर लें तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट देन, अगर आप ए और बी कांस्टेंट हो तो आप एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई करते हो तो कैसे अप्लाई होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो सिर्फ वेरिएबल पे होती है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट नंबर में जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एज इट इज कांस्टेंट नंबर ही रहता है। ये अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल करवाऊंगी ना ये एक्सपेक्टेशन, देन आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब ये उसने जर्नलाइज किया है इस थ्योरम में कि x की पावर कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो आप यहाँ पे रेज टू दी पावर इंक्रीज करेंगे, बल्कि यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपका x वेरिएबल ही उसकी पावर जो है वो इंक्रीज होगी, बाकी किसी की जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ये आपके पास वेरिएंस का एक छोटा सा प्रूफ है, ये आ भी जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। पहले तो याद होना चाहिए कि वेरिएंस किसके इक्वल होता है। जैसे हमने डिफाइन अभी किया है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो इक्वल होती है समेशन x p ऑफ x के, तो इसी तरह जो यहाँ पे वेरिएंस होता है जो कि वेरिएशन को चेक करेगा आपके जो प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड x वेरिएबल है उसमें, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है x माइनस म्यू होल स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे म्यू आता है, म्यू मीन उसका मीन के साथ, जब आप अपना मीन से डिस्टेंस लेते हो हर वैल्यू का उसका स्क्वायर करें तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के। अब ये एक्सपेक्टेशन कैसे खुलेगी, वही रूल जो ऊपर पड़ा है कि यहाँ पे किसी भी फंक्शन हो रैंडम वेरिएबल का और उसकी एक्सपेक्टेशन हो तो वो रैंडम वेरिएबल एज इट इज आ जाता है और उसके साथ p ऑफ x का फंक्शन आ जाता है, जो मैथ फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन गिवन होता है वो एज इट इज आ जाता है। यहाँ पे आप इसको खोलोगे स्क्वायर को तो a माइनस बी होल स्क्वायर जिस फॉर्मूले से खुलता है वही यहाँ पे आप यूज करोगे। यूज करने के बाद p ऑफ x आप अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे और सम अप्लाई करा दोगे। सम अप्लाई करने के बाद आपको आइडिया होगा, अभी मैंने बताया कि जो कांस्टेंट होता है जब उस पर सम या एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है तो वो एज इट इज रहता है। सम भी कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता, सम हमेशा जो है वो आगे फर्दर आपके पास किस पे अप्लाई होगा, वेरिएबल पे। तो वेरिएबल पे अप्लाई हुआ, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ और सम भी इसके साथ लिख दिया हमने। नेक्स्ट वन 2 म्यू एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सम अप्लाई होगा x के साथ और p ऑफ x एज इट इज इस साइड से आ जाएगा मल्टीप्लायर में प्लस जब थर्ड टर्म की बात करोगे तो म्यू स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है वो पहले आ गया और सम जो है वो आपका p ऑफ x पे अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है x का। यहाँ पे अब आपने ये याद रखना है कि आपने अभी एक चीज पढ़ी है प्रॉपर्टी कि आपके पास समेशन p ऑफ x इक्वल होता है 1 के और समेशन x p ऑफ x इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो बेसिकली आपकी क्या है, एवरेज, जिसको आप कहते हो कि म्यू है आपका, ठीक है, पॉपुलेशन का। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होती है उसको आप क्या कहोगे कि ये आपके पास चूंकि एवरेज है ये आपको सारे शो नहीं ना हो रही विंडो व्हाइट बोर्ड की। व्हाइट बोर्ड की विंडो नहीं शो हो रही? नो मैम, No, अब ma'am. नहीं हो रही, पहले थी। अब हो रही है? यस मैम। अच्छा बच्चे ये याद रखना है Yes, कि ma'am. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होती है आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल x ये आपके पास होती है, क्योंकि एवरेज होती है ना, तो एवरेज को हम या तो x बार से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से, ठीक है। और ये आपके पास
पॉपुलेशन है आपकी किस्म की, तो आप इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल होता है म्यू के, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का जो स्क्वायर होता है उसको आप कह लो कि ये वेरिएंस होता है, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, ये वेरिएंस होता है और ये आपके पास क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। स्टैट्स पढ़ा होगा ना पहले आप लोगों ने मुझे, म्यू और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये चीज़ तो आपके पास म्यू के इक्वल आ गई, ये चीज़ आपके पास 1 के इक्वल आ जाती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है। आप उसको यहाँ पे दोबारा अगेन सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटी जो है वेरिएंस की प्रूव हो जाएगी कि वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये 2 मार्क्स का बच्चे आ सकता है, आ जाता होता भी है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो प्रूफ हैं जितने भी हम करेंगे, आगे भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, उनमें मीन और वेरिएंसेस के प्रूफ होंगे, वो लाजमी करने हैं आपने। ठीक है, इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है पेज नंबर 5, ए एग्जाम्पल है और पेज नंबर 133 है। तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं, ये ओपन ही है। ये एग्जाम्पल थी आपके पास कि कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ एक्स इफ एक्स रिप्रेजेंट द आउटकम व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड। अब फेयर डाई वही बात कि जब जो चीज़ आप पहले एफ ऑफ एक्स के लिए ई ऑफ एक्स के लिए निकाल रहे थे, जब आपने वो एग्जाम्पल की है, उसी तरह अब एक्स आपका स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर के। तो उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी हो, तो एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे आप। एक्स तो होगी आपके पास गिवन, जो पीछे एग्जाम्पल उसने रेफरेंस दिया है और आपने भी कंप्यूट किया है, मैंने अपनी एग्जाम्पल में भी इसको कोट किया हुआ 7/2। तो यहाँ पे आप उन दोनों को सब्स्टिट्यूट करें, माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वेरिएंस से रिलेटेड हो गया। एक आपने और 2 एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ से मैंने कोट की है, वो फाइल में आपको भी दिखाती हूँ। वो फाइल भी मैं शेयर करूंगी, उसमें जो है वो प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे हम अभी फिल वक्त, अभी सिर्फ जस्ट इससे रिलेटेड जितना भी हमने आज काम किया ना उससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखनी है हमने। आप में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं ना जिसने असाइनमेंट ना सबमिट कराई हो? सबकी हो गई हुई थी ना असाइनमेंट सबमिट? इस वीकेंड पे आपके पोर्टल पे आपके क्विज के मार्क्स और आपकी असाइनमेंट्स के मार्क्स दोनों अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसमें वो कहता है कि 2 balls from a bag contain 3 white and 5 black balls can be drawn in the following 3 mutually exclusive way। 2 white balls पहले में होती हैं, फिर 1 white and 1 black ball, और फिर 2 black balls। अब आपने इनकी रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटीज काउंट कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद आपने उससे कहा है कि आपने इसकी एक्सपेक्टेशन बतानी है। इसके आगे स्टार्ट में था लेकिन मुझे लगता है कट हो गया, तो आपने इसकी एक्सपेक्टेशन बतानी थी। उसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले तो इसकी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, फिर आप अपने x1 को डिफाइन करेंगे और उसमें उसकी प्राइजेस भी दी हुई हैं कि यहाँ पे इसकी ये हाफ एग्जाम्पल कोटेड हुई है। एक मिनट, यहाँ से
अच्छा इस फाइल को ना मैं ढूंढती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो पता नहीं किधर चला गया का रेफरेंस। फिर मैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। यहाँ भी मैं अटैच करके ना फिर मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। इतनी मिल ही नहीं रही फाइल। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिएगा कि जहाँ पे जो आपके एक्सरसाइज में है जिसमें ऐसे हों कि जिसमें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी हो या वेरिएंस फाइंड आउट करना हो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई स्टेटमेंट हो जिसमें आपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना हो, आप वो कर सकते हैं। तो बाकी आप कोशिश करें, हो जाना चाहिए वैसे तो। अगर जो भी इससे रिलेटेड डिस्क्रीट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके इजीली हो जाने चाहिए, ठीक है। मैम लेक्चर्स के लिंक्स भी हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा।